हेलो गाइस, एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। ये आज का टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जो सब्जेक्ट का नाम क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश सबसे पहले किसको कहा जाता है? सबसे पहले क्या है? प्रकाश। प्रकाश कहते हैं किसको? कोई भी चीज़ देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो कि दीप्तिमान वस्तु से निकलकर हमारे आँखों तक या हमारे रेटिना तक पर पहुंचता है या पड़ता है, तब हमें क्या होता है? देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। उसी को बोलते हैं प्रकाश। यानी कोई भी चीज़ जिससे प्रकाश निकलता है, उससे प्रकाश निकलकर हमारे आँखों तक पहुंचता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश। उसी के माध्यम से कोई भी चीज़ हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बारे में प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, दूसरा गुण क्या कहता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अच्छा, तीसरा गुण कहता है हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हवा में या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये जो दिया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हर हाल में याद रखना है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है। टेढ़े में नहीं, सीधा एकदम क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। कहाँ करता है? निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश कैसा तरंग है? चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग? अनुप्रस्थ प्रकृति का। कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति का। ठीक है, ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अगला चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का उल्लेख किया। तो न्यूटन साहब ने किसका उल्लेख किया? कणिका के सिद्धांत पर परावर्तन और अपवर्तन का नियमों का उल्लेख किया। किसने किया? न्यूटन साहब ने किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है थॉमस यंग। थॉमस यंग ने किसका सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत का प्रयोग किया। कितने ईस्वी में? 1801 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1801 ईस्वी में तरंग सिद्धांत दिया। किसने? थॉमस यंग ने दिया। किसने दिया? थॉमस यंग ने दिया था। ठीक है, दूसरा कहता है, दूसरा वैज्ञानिक आता है हाइगेंस। हाइगेंस ने कैसा दिया? प्रकाश तरंग का, प्रकाश क्या है? हाइगेंस ने माना प्रकाश तरंग का एक रूप है। तो हाइगेंस ने क्या दिया? प्रकाश तरंग दिया है। कितने ईस्वी में? 1678 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1678 ईस्वी में। उसके बाद मैक्सवेल आया। क्या आया? मैक्सवेल। उन्होंने प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उन्होंने क्या बोला कि मैक्सवेल ने प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो कितने ईस्वी में बोला? 1873 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1873 ईस्वी में बोला। उसके बाद आता है हटज। हटज ने क्या बोला? प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रयोग विधि से प्रदर्शित किया गया। यानी ये हटज साहब ने इसका जो दिया, ये इसका क्या पूरा डिटेल में समझाया। इसने हटज ने कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने क्या दिया? सिद्धांत कणिका सिद्धांत के आधार पर क्या दिया? परावर्तन और अपवर्तन का नियमों का उल्लेख किया न्यूटन साहब ने। उसके बाद थॉमस यंग ने तरंग सिद्धांत दिया 1801 ईस्वी में। उसके बाद हाइगेंस ने क्या? प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया 1678 ईस्वी में। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या बोला कि प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हटज साहब ने उसका क्या करा? विस्तार रूप से समझाया। कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। उसके बाद आता है दीप्तमान। क्या है? दीप्त वस्तु, जिसको बोलते हैं लुमिनियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लुमिनियस बोलते हैं। दीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है उसी को बोलते हैं दीप्त वस्तु। किसको बोलते हैं? जिससे प्रकाश, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। जैसे क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, मोमबत्ती है, बल्ब है, इत्यादि है। ये सबसे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। और भी इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़े 4 उदाहरण दे दिए। चंद्रमा से भी प्रकाश निकलता है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है। ठीक है, उसके बाद आता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकाश नहीं निकलता। जिसमें प्रकाश नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। जैसे क्या? लकड़ी है, कलम है, बक्सा है, कॉपी है, ये सबसे क्या? प्रकाश नहीं निकलता है, उसी को बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश निकल रहा है उसे क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे बोलेंगे अदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रकाश किरण किसको बोलते हैं? तो प्रकाश किरण किसको बोलते हैं कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है प्रकाश, उसी रेखा को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? यानी ये क्या है? बल्ब है। क्या है? ये बल्ब है। बल्ब से यहाँ क्या टंगस्टन लगा हुआ है, इससे क्या प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश जो निकलेगा, जिस रेखा से होकर गुजरेगा, गमन करेगा, उसी रेखा को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण बोलेंगे। देखो ये किसको क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। ये रेखा जो है इसको बोलेंगे प्रकाश किरण। यदि सभी प्रकाश किरण को मिला देंगे एक साथ में, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। यानी किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज भी क्या कितने प्रकार का? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज, जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम। संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज, यानी कन्वर्जिंग बीम होता है। अपसरित किरण पुंज या अपसारिक किरण पुंज होता है तीसरा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज। 3 किरण पुंज होता है।
इसका क्या, इसका डिफिनेशन आप जानते हैं। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? समांतर किरण पुंज उसको बोलेंगे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, उसी को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। ये देखो एक दूसरे के समांतर है ना, ये किरण, ये क्या है, एक किरण है, ये एक दूसरे के समांतर किरण है, इसी को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है? संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या है? संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज। कहते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि क्या है, सभी किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। यानी अभिसारी किरण पुंज उसको बोलेंगे जिस जो सभी किरणें क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगा, जिस जो किरण होगा, जो किरण एक बिंदु पर आकर, सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज या संतृप्त किरण पुंज बोलेंगे। और जो किरण एक बिंदु से होकर आगे की ओर फैलती है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती है, उसे कहते हैं अपसृत किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है, आगे की ओर फैल रहा है ना, एक बिंदु से, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे क्या, बल्ब में क्या, बल्ब जल रहा है तो क्या, चारों तरफ क्या हो रहा है, किरण फैल रहा है, किरण फैल रहा है ना, चारों तरफ क्या हो रहा है, किरण फैल रहा है, तो इसका उदाहरण क्या है? बल्ब है, इसका उदाहरण क्या है? बल्ब है, ठीक है। तो समझ में आ गया संतृप्त किरण पुंज किसको बोलते हैं? कि सभी किरण क्या होना चाहिए, एक बिंदु पर आकर मिलना चाहिए, सभी किरण पुंज क्या होना चाहिए, एक किरण पर आकर मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं संतृप्त। और जो एक बिंदु से आकर, जो एक बिंदु से होकर आगे की ओर फैलती है, उसको बोलेंगे अपसृत किरण पुंज। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब इसका मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये है मेन टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। वो जो पीछे से समझाया अभी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये मेन बेसिक, देखो मेन चीज़ ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? कहते हैं किसी चिकनी या चमकीली सतह, यानी चिकनापन सतह होना चाहिए और चमकीली सतह होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, प्रकाश टकरा कर प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहते हैं एक चिकनी सतह है, मान लीजिए क्या है, चिकनी सतह है, क्या है ये, रुकिए एक मिनट, मान लीजिए क्या, ये चिकनी सतह है, ठीक है। इस पर यदि लाइट जलेगा, इस पर यदि लेजर लाइट इस तरह जलाएंगे इस पर, तो इस पर जो आएगा प्रकाश, इससे होकर गुजरेगा आगे की ओर, यानी यहाँ से आया इस पर, इसी से क्या होगा, वापस लौट जाएगा, इस इधर से आया, इधर से लौट जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यानी लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी इधर से आया, टकराया इससे, चिकनी सतह से, और ऊपर की ओर चल गया, यानी इसी को बोलेंगे, यानी लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? एक नियमित परावर्तन इसको बोलते हैं कुछ निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित होता है, नियमित परावर्तन उसको बोलते हैं जो कि निश्चित, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार वह परावर्तित होता है, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन उसको बोलेंगे जो कि कोई निश्चित परावर्तन, कोई नियम पालन नहीं करता हुआ, जो मर्जी होगा वो करेगा, उसके लिए नियम पालन नहीं करता, उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। देखो कैसे पढ़ लेते इसको भी। तो जब प्रकाश की किरणें बहुत चमकीली और चिकनी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें जब किरणें बहुत चमकीली और चिकनी सतह पर पड़ती है, तो उसे क्या, तो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित है, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार क्या, तो परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी नियमित परावर्तन कहते हैं कि कुछ ये निश्चित नियम के अनुसार ये परावर्तित होता है, इसी को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे क्या होता है, तो यहाँ से आया प्रकाश, ये प्रकाश क्या, चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट गया, इसी लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण पुंज है, और ये जो है आपतित किरण, इधर से आने की क्रिया, जो आता है प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण, जो कि लौट जाता है प्रकाश को बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद अनियमित परावर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी तथा चमकीली, यानी रुखड़ापन होना चाहिए, जैसे देखो ये फिगर में देखो, ये रुखड़ा है ना, और चिकनापन भी है, तो इस सतह पर पड़ता है तो अनियमित रूप से परावर्तन है, कोई नियम पालन नहीं, इधर से आया इधर चल गया, इधर से आया इधर चल गया, इधर से आया फिर इधर से घूम गया, इधर से गया इधर से घूम गया, यानी इसका कोई नियम पालन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम दो हैं। कितने हैं प्रकाश परावर्तन? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, यानी ये वाला किरण जो है, जो आ रहा है किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, जो ये किरण लौट रहा है, आपतन बिंदु, ये जो बीच में जो लंब खींचा गया है, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। इसको बोल, पहला नियम ये बोला। दूसरा बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होता है? बराबर, यानी आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, यानी ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर ही रहता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण ये हुआ, परावर्तन कोण ये हुआ, तो ये दोनों क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? प्रकाशीय प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? ठीक है। ऑप्टिकल इमेज किसको बोलते हैं? कहते हैं जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। देखिए ये क्या है? दर्पण। ये क्या है? दर्पण है। जब किसी को क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है, प्रतिबिंब कहलाता है। देखो ये क्या है? एक मिरर है। क्या है? मिरर है, यानी दर्पण है। दर्पण के सामने हम क्या रखे हैं? ये एक वस्तु रखे हैं ना वस्तु। तो क्या कहते हैं? दर्पण के तल से प्रकाश का टकरा कर दर्पण के तल से परावर्तित होकर, यानी ये दर्पण के ये तल हुआ, इससे क्या हुआ? परावर्तित होकर ये यहाँ से आया,
खड़ा है, देखो नहीं हो रहा, खड़ा है, देखो खड़ा कर देते हैं, ये खड़ा है, ये दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारे आँखों तक, यानी आँखों तक हमारे पहुँच रहा है, इसी इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये जितना पीछे करेंगे उतना पीछे प्रतिबिंब बनता है, जितना आगे बोलेंगे करेंगे उतना आगे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब, हमको सिर्फ आभास हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब, ये हमको सिर्फ आभास हो रहा है, ठीक है। जितना आगे करेंगे उतना आगे प्रतिबिंब बनेगा, जितना पीछे करेंगे उतना पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों के वास्तव में उस किसी एक बिंदु पर मिलने से बनता है, जिसे पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वो एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश क्या होगा, मिलता है, ठीक है। वही मिलने की क्रिया को क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसे क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसी को जैसे कि सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। पर्दे पर इसको आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन यह दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। ये दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। देखो आभासी प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है। देखो ये है दर्पण है, दर्पण के सामने हम क्या रखे हैं, प्रतिबिंब की वस्तु रखे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, आभास हो रहा है ना, जितना आगे कर रहे हैं उतना आगे प्रतिबिंब बन रहा है ना। देखो यहाँ करें आगे बन गया, यहाँ कर रहे हैं पीछे बन रहा है, देखो यहाँ करें पीछे बन, ये हमको सिर्फ आभास हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। ये क्या, दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है, इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। समझ में आया। ये है समतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। ये समतल दर्पण और अवतल लेंस कहते हैं। समतल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण तीनों क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है इससे आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। समतल दर्पण हुआ, अवतल लेंस हुआ और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जो हुआ कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी होता है। समतल में बना, अवतल लेंस से बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहाँ पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल लेंस से बनेगा। किससे बनेगा, उत्तल लेंस से बनेगा। और दूसरा बनेगा उत्तल लेंस, दूसरा बनेगा अवतल दर्पण से, ठीक है। इससे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। उसके आगे में अंतर है, क्या है, अंतर है, किसका अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। तो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर यूज करते हैं, सिनेमा हॉल में। कहाँ पर यूज करते हैं, सिनेमा हॉल में, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को सिनेमा हॉल में पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। एक क्या कहता है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ये हमको क्या होता है, आभास होता है। क्या होता है, आभास होता है, यानी पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा क्या कहता है, यह किरण, यह प्रकाश की वास्तविक किरणों के अभिसरण से बनता है। ये कैसा बनता है, वास्तविक किरणों के अभिसरण से। ये बनता है अपसरण से बनता है। ये प्रकाश की किरणों की अपसरण से बनता है, जहाँ वे मिलती है, जहाँ वे मिलते हुए प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है, हमको सिर्फ आभास होता है कि यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और हाँ, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा बनता है। उसके बाद कहता है सिनेमा हॉल में पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। सिनेमा हॉल में पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। देखो फिर से क्या है, इसका नोट क्या लिखा है, समतल दर्पण के सामने रखी गई किसी बिंदु या वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अभी जस्ट लिखा है, बोलता है कि समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण के पीछे वो आभासी प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। जितना वस्तु की दूरी होगा उतना प्रतिबिंब की दूरी होगा समतल दर्पण में, ठीक है। इसके आगे क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में। क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं कि यदि दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो, किसा हो, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है। इस गोले का एक भाग हो, इसी भाग को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, उसी दर्पण का गोलीय दर्पण कहता है, ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण में क्या, दोनों किनारे में क्या है, उभरा हुआ है, दोनों किनारे में उभरा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, धसा हुआ है ना, इसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। ये दोनों किनारे क्या है, इधर धसा हुआ है, दोनों किनारे में धसा हुआ है, बीच में क्या उभरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, अब उत्तल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बीच में धसा हो, बीच में क्या हो, धसा हो, और एवं दोनों किनारे उभरा हुआ हो, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे कि बीच में धसा हो लेकिन दोनों किनारे में उभरा हो, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उसके बाद उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे
कहते ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बीच में क्या होना चाहिए, उभरा हो, बीच में उभरा हो, क्या हो, बीच में उभरा हो, लेकिन दोनों किनारे में क्या हो रहा है, धंसा हुआ है, दोनों किनारे में धंसा हुआ है लेकिन बीच में उभरा हुआ है, इसी को बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसी को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अच्छा, तो उत्तल दर्पण का हम यूज कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं और समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण का हम दाढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। किन करते हैं, दाढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरा यूज करते हैं डॉक्टर के व्यवहार में, दांत देखता है डॉक्टर, दांत चिकित्सक, कान चिकित्सक, इस समय क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। दूसरा में मोटर गाड़ियों में यूज करते हैं अवतल दर्पण, कहाँ पर, मोटर गाड़ियों में। उसके बाद परावर्तक दूरबीन में करते हैं अवतल दर्पण का यूज, कहाँ करते हैं, दूरबीन में भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और सोलर कुकर होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, रोगी के दांत, आँख, कान देखने में किया जाता है। और सर्च लाइट में करते हैं अवतल दर्पण का, किसमें, सर्च लाइट में। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, परिचालक की सुविधा मोटर कार में, परिचालक की सुविधा मोटर कार में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, परिचालक की सुविधा मोटर कार में। और वाहनों में पश्यदर्शी दर्पण में, पश्यदर्शी दर्पण, वाहनों में पश्यदर्शी दर्पण में यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। उसके बाद दुकान एवं पार्किंग स्थलों में करते हैं उत्तल दर्पण का दुकान, जिससे क्या हुआ, जहाँ की दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, वहाँ दुकान में क्या होता है, उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। और पार्किंग में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का यूज इसलिए करते हैं उसमें छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखाया जाता है। एटीएम और इमारतों में सुरक्षा दर्पण, एटीएम कार्ड में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, एटीएम में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और इमारतों की सुरक्षा में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइटों में, रिफ्लेक्टर में, ठीक है, सोलर कुकर में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। सेविंग एवं मेकअप में, ठीक है, सेविंग में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और मेकअप में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। सेविंग, जहाँ पर दाढ़ी और बाल बनाए जाते हैं, वहाँ पर शीशा जो लगाया जाता है वो किसका शीशा लगाया जाता है, उत्तल दर्पण का लगाया जाता है। और मेकअप, जहाँ ब्यूटी पार्लर होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूरबीन में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और ऑप्टिकल उपकरणों में भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और धूप के चश्मे भी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किसमें, धूप के चश्मे में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, व्यक्तिगत उपयोग कहाँ, घर में करते हैं, दुकान में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, घर में, दुकानों में, सजावट में भी करते हैं, साइड मिरर में भी करते हैं, ड्राइवर के पीछे में करते हैं समतल दर्पण का उपयोग। पनडुब्बियों एवं बाल काटने में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं, नेत्र परीक्षण में भी करते हैं, दांत चिकित्सक लेजर उपकरण में भी समतल दर्पण का यूज करते हैं। ये आज का सेशन इतना ही रहने दीजिए। अब इसके और आगे क्या क्या बचा हुआ है, वक्रता केंद्र के बारे में कल पढ़ेंगे। और इसका कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब अगले सेशन में पढ़ाया जाएगा किसके बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, ध्रुव के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में, फोकस दूरी के बारे में, फोकस के बारे में। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहने दीजिए। अब मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।